स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में। बिहार की हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि बिहार में चुनाव की तारीखें आज हमें पता चल जाएंगी। शाम 4 बजे चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि उसमें चुनाव की तारीखों का यह ऐलान होगा। उससे पहले तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन आया है। तेजस्वी यादव ने कहा ऐलान होना ही था, आज नहीं तो कल होगा ही। और उनसे सवाल सीट शेयरिंग को लेकर के भी हुआ, गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्योंकि सीटें कितनी लड़ेगा ये तो अभी तय नहीं हुआ, या हो गया तो बताया नहीं गया कम से कम। लेकिन महागठबंधन के नेता ये जरूर बता रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम जीत गए तो। सुनिए। जब घोषणा होगी तो हम लोग देखेंगे, जब चिट्ठी आएगी सामने वो तो घोषणा करना ही, आज नहीं तो कल। सर कल आप लोगों ने लंबी बैठक की सर महागठबंधन। ठीक है, अभी और चलेगा। पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया अब चुनाव होगा तो सब होता ही रहेगा। थोड़ा डिसइंटरेस्टेड सी बात कर रहे थे, कहा कि अभी थोड़े दिन और बात चलेगी हमारी सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन जेडीयू ने एक कॉन्फिडेंट रिएक्शन दिया और कहा कि हमारी जबरदस्त जीत होगी। जेडीयू के नेता संजय झा बोले कि मोदी और नीतीश की जोड़ी पर जनता मुहर लगाने का मन बना चुकी है और बिहार का ये लॉन्च पैड एनडीए के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो पिछले 20 साल से कामकाज देखी है, अपने कामकाज पर वोट डालेगी। और जो हम लोग घूम रहे हैं वो चुनाव बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया। अब मन ऐसा बनाया है कि लोगों को लग रहा है डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, और जो 20 साल का कामकाज है, सिर्फ हम लोग प्रॉमिस करने नहीं आए, हम लोगों का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है काम का, और पहली बार बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला है। तो उस डबल इंजन का जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। एक बात और, बिहार लॉन्चिंग पैड के लिए तैयार है, और बिहार जो लॉन्चिंग पैड के लिए तैयार है, जो काम बिहार का पिछले 20 साल में हुआ है, अब इससे एक बड़ा जंप के लिए बिहार तैयार है। ये 5 साल तय करेगा अगले 25 साल बिहार कहाँ जाके रहे। ये तो नेताओं के दावे थे। हम सर्वे की बात कर रहे थे। बिहार में पिछले दिनों 4 एक सर्वे हुए, उसमें से 2 मैंने आपको दिखाए। जेवीसी का ओपिनियन पोल कह रहा है क्लियर मेजॉरिटी से एनडीए की सरकार बननी चाहिए, 131 से 150 सीटें भी आ सकती हैं और महागठबंधन 81 से 103 पर रह सकता है। और मेट्राइज के सर्वे ने बताया कि 76% लोग नीतीश कुमार के कामकाज से खुश हैं और बिहार में 53% लोग मानते हैं कि बीजेपी जेडीयू ही बेहतर शासन दे सकती है, और 42% के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरे की सबसे बड़ी पसंद बने हुए हैं, और जीतने की संभावना भी 52% लोग एनडीए की बता रहे हैं। तो ये 2 सर्वे तो एनडीए की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। 2 और सर्वे हमारे पास हैं, उसकी बात कर ले। इंटरेस्टिंग सर्वे किया स्पिक मीडिया नेटवर्क ने, ये 29 सितंबर को जारी हुआ था, यानी लगभग 1 हफ्ता पहले। और इसके अंदर बताया इन्होंने कि एनडीए को 158 सीटें 46% वोट शेयर के साथ मिल सकती हैं। तो ये भी पिछले दोनों ओपिनियन पोल्स की तर्ज पर ही इसका डेटा दिखाई दे रहा है। 158 सीट और 46% वोट एनडीए को मिल सकता है। इनके मुताबिक 122 मैजिक नंबर है और ये कह रहे हैं 158, यानी 36 सीट उससे ज्यादा। महागठबंधन 66 सीटें जीतने की संभावना दिखा रहा है ये स्पिक मीडिया नेटवर्क का सर्वे, और 41% वोट, मतलब 5% वोट शेयर का अंतर है इसमें। जन स्वराज को ये कह रहे हैं कि 8% तक अधिकतम वोट मिल सकता है, लेकिन कोई सीट इनके हिसाब से प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार नहीं जीत पाएगी। एआईएमआईएम को ये 4 सीटें दिखा रहे हैं फेवरेबल हैं, जिसने पिछली बार ओवैसी साहब की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। बसपा को भी 1 सीट जीतती हुई ये दिखा रहे हैं। 14 सीटें इन्होंने ऐसी बताई हैं जो टू क्लोज टू कॉल हैं, मतलब बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो इसलिए ओपिनियन पोल उस पर किसी नतीजे में नहीं पहुंचा है। सीएम के चेहरे पर इनका जो सर्वे है वो बताता है कि तेजस्वी यादव लगभग 30.5%, 30.5% लोगों की पहली पसंद है। नीतीश कुमार 27.4%, प्रशांत किशोर 13% और चिराग पासवान 12% लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। यहां भी नीतीश कुमार बहुत पीछे नहीं है तेजस्वी से। इसमें 2-3 और इंटरेस्टिंग बातें, ये इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे। 30.6% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने अगर एनडीए की वापसी हो। तो ये जाहिर है कि ये वो लोग हैं जो चाहते होंगे कि एनडीए आए। तो उसमें लगभग 30% लोग ही चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। पहली इंटरेस्टिंग बात। दूसरा, 64% लोगों ने इस सर्वे में ये कहा कि हम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से और उनके काम से बहुत प्रभावित हैं। और तीसरा आंकड़ा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि 47% लोगों ने यह जवाब दिया कि हम एनडीए को ही वोट करेंगे
नरेंद्र मोदी की वजह से चाहे सीएम का चेहरा कोई भी और कोई कमजोर फेस भी हो तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। 40% लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैं तो हम बीजेपी को वोट डाल देंगे। तो नरेंद्र मोदी इस इलेक्शन के अंदर एक बड़ा फैक्टर है, ये सर्वे बता रहा है। सर सहमत है? क्योंकि ये सर्वे वाले बहुत लेट हो गए। नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही समझ लिया था ये बात। आप सर्वे करवा रहे हैं, नीतीश जी ने पहले करके होर्डिंग वोर्डिंग बनवा लिए और प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के साथ फोटो के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे साफ है कि उनको समझ में आ गई कि उनके बिना ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पसंद उनकी, और ये बहुत साफ है कि जितना एनडीए को जो वोट मिल रहा है उसमें बहुत सारे और भी, जैसे सी वोटर का सर्वे मैं देख रहा था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर को 52% लोग पसंद कर रहे हैं जी, मोदी जी को, और उनके आधार पर वोट डाल रहे हैं। तो नहीं, वैसे उनके सर्वे में तो मोदी जी थोड़ा डाउन हुए हैं, 57 से 51 हुए हैं। 57 से, लेकिन फिर भी 51%, और राहुल गांधी 35 से 41% पर लेकिन चले गए। 51% पर हैं वो। उसके बाद भी तो वो नीतीश जी के लिए बस परेशानी यह है कि जो पहले आपने दोनों सर्वे बताए वो बीजेपी को चिंता में डालने वाली बात है। क्यों? नहीं, उनके खाते में नीतीश कुमार जी अभी सीएम नहीं है ना। वो दोनों सर्वे करें नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, या उनकी पसंद, लोगों की पसंद वो है। तो मुद्दा यह है कि यदि सरकार बनती है तो बीजेपी कैसे इस बात को एडजस्ट करेगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उसमें दो दुविधा है। यदि जेडीयू की सीट कम होती है तो पूरे गठबंधन की सीट पर भी असर पड़ सकता है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और यदि जेडीयू की सीट बढ़ती है तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टरियल फेस पर थोड़ी सी आशंका बनती है। ये तीनों सर्वे तो ये बता रहे हैं कि जेडीयू की सीट बढ़ेगी। हाँ, जेडीयू की मतलब बढ़नी चाहिए। यदि टोटल नंबर हो रहा, मैंने कहा ना कि वो उसको देखा जाए, 176 सीट बन रही है लोकसभा की, और उसमें तो 68 सीटें हो गई हैं उनकी, जेडीयू की 43 से 68 हो रही है, तो वो 40 सीटें, मतलब 30 सीटें करीब करीब बढ़ रही है। लेकिन आप कह रहे थे कि आपके हिसाब से क्लोज इलेक्शन है विद एन एज टू एनडीए। लेकिन ये तीनों तो काफी गैप दिखा रहे हैं। हो सकता है, एनडीए मतलब और मैं एज के तौर पर कहता हूं, क्योंकि मेरे को तेजस्वी आज भी बहुत कमजोर कैंडिडेट नहीं लगते, और कांग्रेस मुझे लगता है पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। मतलब अभी ऐसा लगता है कि क्या होगा, कांग्रेस बेहतर करेगी, मतलब जो उनका पहले का जो परफॉर्मेंस है उसके मुकाबले में, और बेहतर ना भी करे तो उससे कम नहीं होगी। यदि ऐसा हुआ तो पिछली बार भी आपने कहा कि इस बार लुटिया डूब जाएगी कांग्रेस की वजह से, पिछली बार भी तो उन्हीं की वजह से डूबी थी। लेकिन तब तो 19 सीटें थी कम से कम। यहाँ पहला सर्वे तो कह रहा है 2 सीट आएंगी कांग्रेस को। नहीं, 2 सीटें वाला तो मेरे ख्याल से कोई भी इससे सहमत अभी तो नहीं लग रहा। ठीक है, आप सी वोटर की बात कर रहे थे, मैं उसका भी दिखा देता हूँ डेटा जो है। मुझे याद आया, मुझे जी बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने लोगों की राय पूछी थी। तो तेजस्वी यादव इसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी रेटिंग लगभग 41% है। जून में 35% थी, अगस्त में 31% थी, और सितंबर में ये 35% पर पहुंच गई है। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं, जो फरवरी में 15% लोगों की पसंद थे, जून में 16%, अगस्त में 18%, और अब सितंबर में आकर के आखिर में ये 23% लोगों की पहली पसंद बने। ये दूसरे नंबर पर हैं। और नीतीश कुमार का ग्राफ सुधरा तो है, लेकिन वो तीसरे नंबर पर हैं। फरवरी में 18% लोग नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, जून में ये 17% हो गया, अगस्त में और घट के 15% हो गया, और अब 1% बढ़ के 16% पर आ गया। और चिराग पासवान की अगर बात करें तो वो नंबर 4 पर दिखाई दे रहे हैं, और सितंबर में जो उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो 10% के करीब पहुंची हुई है। तो यहां बहुत ज्यादा तुलना करने के लिए नहीं है, इतना ही पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव नंबर 1 पर हैं और नीतीश कुमार जो है नंबर 3 पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हमने 3 सर्वे दिखाए राहुल जी, ये 3 सर्वे कम से कम बढ़त एनडीए को ही दिखा रहे हैं। ये अलग सवाल है कि बिल्कुल साफ मेजोरिटी की सरकार बन जाएगी या थोड़ा खींचतान के बनेगी, वो अलग बात है। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, क्योंकि मैं वहाँ गया भी हूँ और उससे वहाँ पे देखा भी है। देखिए, जहाँ तक जातियों का झुकाव है, बिल्कुल साफ साफ वहाँ पर चीज़ें हैं। एनडीए की अगर हम बात करें, 48% जातियाँ जो है वो उनको वोट करती हैं, जिसमें ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, राजपूत, बनिया, कुर्मी, कुशवाहा, इस तरह की काफ़ी सारी जातियाँ हैं। दूसरी तरफ अगर मैं जो विपक्षी गठबंधन है उसकी बात करूँ तो लगभग 41% जातियाँ जो हैं या फिर कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें यादव, मुस्लिम, हरिजन, पासी, मल्लाह, ये सारे हैं, वो जो है क्लियरली जो है वो विपक्षी दलों को वोट करते हैं। अब फैक्टर क्या आता है, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट होते तो क्यों बांट रहे होते 10,000 रुपये, क्यों बांट रहे होते इस तरह की 125 जो है यूनिट बिजली मुफ्त हो जाए, क्यों बांट रहे होते? अगर इतना ही तो कोई भी नहीं देता ना, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है। कॉन्फिडेंस होगा तो देखिए, मैं ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी जो हैं जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, वो कुछ ऐसा नहीं करते हैं। बहुत कम चीज़ों में इस तरह की चीज़ें होती है कि चुनाव से पहले अच्छा रेवड़ियाँ बांटनी शुरू करते। दूसरी बात, क्या हम जो पीके का फैक्टर है, प्रशांत किशोर का फैक्टर, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे? क्या पीके दोनों साइड के वोट नहीं काट रहे होंगे?
अगर दोनों साइड के वोट काट रहे होंगे तो चुनाव जो है काफी क्लोज सवाल था कितना, मैं उसका भी इशारा, देखिए मैं आज सर्वे के हवाले में बात कर सकता हूं, तो 2 सर्वे ने बताया 8-10% के करीब वोट, 8% भी वोट काट रहे हों तो भी वो दोनों साइड के वोट काट रहे होंगे। और ऐसे में वो सीटें जहां पर बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा या जीता जाता है, वो सारी सीटें इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर किसी जाति के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, वो विकास के नाम पर, अपनी छवि के नाम पर कि मैं, इन लोगों ने जो पिछली सरकारें उन्होंने कुछ किया नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने एक अपना प्लान भी सामने रखा है कि वो किस तरह से रोजगार देंगे या किस तरह से बाकी सब चीजें देंगे। और मैंने जैसे कहा कि प्रशांत किशोर की वहां बात हो रही है, वहां पे ग्राउंड लेवल पे बात हो रही है प्रशांत किशोर की। तो ऐसे में अगर वो दोनों साइड पर सेंधमारी करेंगे तो क्या दोनों साइड को जो नुकसान होगा उससे किसको फायदा होगा, ये वाली भी बात देखने पड़ेगी। अरे देखिए, अभी एक सीट शेयरिंग जो है एक मुद्दा जरूर है अभी भी। इस पर आज तेजस्वी यादव ने, हमने आपको दिखाया, उन्होंने कहा कि अभी और थोड़ी बातचीत होना बाकी है। कल से कुछ जो खबरों में घूम रहा है, अभी कयास हैं, अभी इस पर कोई मुहर नहीं लगी है, ना ही इस पर किसी दल के किसी नेता ने बोला है, लेकिन 2-3 जगह से क्योंकि मेरे पास आया तो चर्चा के लिए हमारे लिए हो सकता है। ये एनडीए में मुमकिन है जेडीयू 101 सीट, बीजेपी 100 सीट, लोजपा 26 सीट, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की 8 सीट, हमको जीतन राम मांझी की उनको 8 सीट दी जाए। मोटा मोटा मतलब एनडीए और बीजेपी बराबर 100 सीट के आसपास। पहले भी जब लड़ाए तो ऐसा ही रहा है इनका समीकरण। इसमें चिराग पासवान की जो लोजपा है वो एक, उसको एडजस्ट पहली बार इनको करना पड़ेगा, तो 26 सीटें तक जो हैं वो लोजपा को दी जा सकती हैं, मतलब 25 सीटें हमारे लिए मोटा मोटा कि उनको ये सीटें जा सकती हैं। इसकी बात हम करेंगे। महागठबंधन के नेता इस पर थोड़ा खुलकर बात कर रहे हैं, तो मैं आपको 2 रिएक्शन जो हैं वहां से दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी 6 पार्टनर्स में सीट सहमति काफी हद तक हो चुकी है। आज फाइनल मीटिंग की बात कही जा रही है और जिन सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है वो भी हम जल्द सुलझा लेंगे। एक एक बिंदुवार तरीके से एक एक सीट पर एक एक साथियों के क्रॉस सीटिंग पर सभी चर्चाएं चली। बहुत सा चीज का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया और निष्पादन में ये रिजल्ट हुआ कि हम लोग जिस तरह से सारी विषयों पर चर्चा की, खास करके हम लोग 6 पार्टनर हैं, उनकी स्पेस को लेकर के सबसे ज़्यादा उस पर गहन चिंतन था। और तीसरी जो बात थी कि कई सीट ऐसे थे जो दूसरे मित्र के वो चाहते थे, हमारे सीट कुछ और चाहते थे, तो इस सभी विषयों पर हम लोग क्रॉस चेक कर करके एक ठोस रिजल्ट तक पहुँचे हैं और फिर हम लोग इस पर आगे भी बैठेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के लिए और महागठबंधन के लिए बहुत क्रूशल है कि कांग्रेस कितनी सीटें लड़ती है और कौन सी सीटें लड़ती है, क्योंकि पिछली बार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री ना बन पाने का ठीकरा बहुत हद तक कांग्रेस के सर पर उड़ा गया था कि सीटें आपने 70 ले ली, जीत के आए आप 19 सीटें। कांग्रेस का एक कहना था कि हमको वही ज्यादातर वो सीटें दी गई जहां पर गठबंधन कमजोर था, जहां पर ऑपोजिट या कांग्रेस आरजेडी का उम्मीदवार बरसों से नहीं जीता हुआ था, वो सीटें हमको मिली। तो उन्होंने दबाव इसीलिए बना हुआ कि हमको अच्छी सीटें चाहिए। दूसरी ओर कल महागठबंधन की मीटिंग भी हुई थी तेजस्वी यादव के घर पर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, इसमें सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान होगा। इस मीटिंग से जब बाहर निकले वीआईपी के लीडर मुकेश सहनी, तो उन्होंने एक बार फिर कहा कि वह हमारा मुद्दा है डिप्टी सीएम, अगर महागठबंधन जीतेगा तो डिप्टी सीएम हम बनेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर सर वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर। अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। इनका दावा लेकिन पहले से तय है, मतलब ये कई दिनों से कह रहे हैं डिप्टी सीएम हम बनेंगे। दूसरी ओर मुसलमान पूछते हैं, मुकेश सहनी जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका वोट कितना होगा, 2%, 4%। मुसलमान कितने हैं वहां पर? लगभग 17.5-18%। कहते हमको डिप्टी सीएम के लिए कभी किसी ने उम्मीद नहीं समझा कि हमको दिया जाए। हाँ, मुकेश सहनी खुलकर दावा कर रहे हैं और ये तो कल सीट बंटवारे की मीटिंग से बाहर निकल के ही यूं बोले हैं, ये जो शुभ शुभ बोलो हमको डिप्टी सीएम बनना, इतना तय है क्या इनका डिप्टी सीएम बनना अगर जीत गए तो? देखिए, वो खुद तय मान के चल रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए और वो इसकी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग भी आप देखिए, महागठबंधन में है तो उनको डिप्टी सीएम के नीचे कुछ मंजूर नहीं है।
और कहते हैं कि एनडीए अगर लेंगे तो एनडीए में अगर हमारे समाज को आरक्षण अगर दे देंगे मोदी जी केंद्र में, तो हम बिना किसी मांग के उनके पास चले जाएंगे। तो अभी वीआईपी के मुकेश सहनी ने दो नावों पे पैर रखा हुआ है। उनकी बीजेपी से भी बातचीत चल रही है और अब इधर भी बात चल रही है। अगर इधर बराबर सीटें नहीं मिलती है और लगता है कि उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे और बीजेपी की तरफ से कोई अच्छा प्रस्ताव उनको लगता है कि आ जाएगा और ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना बनती है, तो अंतिम समय है वो बीजेपी के पास भी जा सकते हैं। कल जो तेजस्वी यादव के घर जो बैठक हुई थी उसमें जो मोटा मोटी समीकरण बना, उसमें 130 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी, 55 सीटों पे कांग्रेस को लड़ने के लिए कहा गया है, 35 सीटों पे वाम दल को दिया गया और 20 सीटें मुकेश सहनी के लिए दी गई है। और यह कहा गया है कि जो आरजेडी की सीटें उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो एडजस्ट करेंगे और कांग्रेस जो है वो एक पान दल है उसके एक उम्मीदवार को दे देगी और जो माले है जिसको 35 सीटें मिल रही है वो लेफ्ट पार्टी के दोनों को अपने एडजस्ट करेंगे। आपने बताया 130 आरजेडी, 130 आरजेडी, 55 कांग्रेस, 35 वामदल और 20 मुकेश सहनी, और ये बाकी अपने अपने सहयोगी दलों को उसके अंदर ये एडजस्ट करेंगे सिटी के अंदर। ये आपको ठीक लगती है क्या खबर जो ये कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर? जेडीयू 101, बीजेपी 100, लोजपा 26, आरएलएम 8, हम 8। हाँ, मुझे लग रहा है मोटा मोटी ठीक है कि चिराग पासवान जिस हिसाब से 48 सीटों की मांग पे अड़े थे, तो 5 लोकसभा सीटें तो उन्हें लगता है 25-26 सीटें उनको दी जाएगी जिसमें वो मान जाएंगे। हम भी 7-8 सीटें की मांग कर रहा था, 7-8 सीटें उसको दे दी जाएगी एक लोकसभा एक सीट के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में 1 या 2 सीटों का अंदर होगा, दोनों 100-102 के बीच के अंदर पे लड़ेंगे। 102-101 सीटों का रहेगा, 1-2 सीटें ज्यादा कम हो सकती है आपस में। अब बड़ा भाई छोटा भाई वाली कोई बात नहीं है, हो सकता है दोनों 102 सीटों पर लड़े, ये भी हो सकता है दोनों 101 सीटों पर लड़े, या नीतीश कुमार को एक सीट ज्यादा दे दी जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी सीट आने के बाद? ठीक है, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि जिस तरह से परिणाम आएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लेकर आएगी। और जब टिकट बटेंगे तो यह भी देखना होगा कि किसी केंद्रीय मंत्री को क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, नित्यानंद राय क्या चुनाव लड़ रहे हैं। अगर नित्यानंद राय चुनाव लड़ते हैं तो उनकी प्रबल संभावना होगी मुख्यमंत्री बनने की। हालांकि वहां विधान परिषद भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चुनाव नहीं भी लड़े तो बाद में विधायक दल के नेता बनकर ये कहानी तो बाद में लिखी जाएगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा चुनाव के नतीजों के बाद, अगर एनडीए जो है वो जीत जाती है। लेकिन देखिए, शाम को 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है बिहार में और उसके बाद लग जाएगी आचार संहिता, मतलब कोई आप घोषणा नहीं कर पाएंगे। उससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के लिए आज बहुत सारी घोषणाएं कर दी। आज पटना को मेट्रो की सौगात दे रहे हैं नीतीश कुमार ने, बिहार को मेट्रो के 4.3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर देने की घोषणा की। ये रूट पाटलिपुत्र आईएसबीटी से शुरू होकर भूतनाथ रोड तक जाएगा और आज इस 4.3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन करने की बात कही है। तो ये मेट्रो की घोषणा आज उन्होंने की थी। और इसके अलावा हम बात ही कर ही रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं जो पिछले लगभग 1-1.5 महीने के अंदर उन्होंने अनाउंस की हैं, उसका एक बड़ा फायदा जो है वो उनको मिल सकता है। और अभी कह रहे थे विजय जी की चुनाव आयोग को नहीं पता चला कि आज घोषणा होने वाली है, या नीतीश जी को पहले पता चल गया कि आज घोषणा होगी तो उन्होंने पहले बाजी मार ली है। अब ये तो खैर चुनाव के अंदर होता ही है। एक सर्वे और रह गया, मैं उसका भी डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूं तो फिर इस सर्वे की कहानी हमारी पूरी हो जाएगी। ये सर्वे थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैं सवाल मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से, नए तरीके से पूछे गए हैं। इन्होंने सवाल ये किया त्रिपाठी जी कि जिन महिलाओं को, जिन परिवारों को 10,000 रुपये मिल रहा है, जो अब तक करोड़ों लोगों को दिया जा चुका है महिलाओं के खाते में, तो आप अपना वोट जिसको देने वाले थे उसी को देंगे या वोट बदलेंगे? सुनिएगा डेटा क्या कह रहा है। इनके सर्वे में आया कि हम महागठबंधन को वोट कर रहे थे, उन्हीं को देते रहेंगे, ऐसा 34.9% लोगों ने कहा। इससे हमारी पसंद नहीं बदलेगी। जिन लोगों को 10,000 रुपया मिला, अगर हम एनडीए को वोट कर रहे थे और एनडीए को देने ही वाले थे, इससे तो ये आ जाएगा तो कोई बात नहीं, ये तब भी हम दे ही रहे थे, ऐसा कहने वाले 34.8% लोग हैं। दोनों तरफ बराबर लगभग 35% लोग कह रहे हैं हमारा वोट तय है, इन्हीं को जाएगा, चाहे कुछ घोषणा आप कर लीजिए। एक सवाल ये, जन स्वराज के लिए वोट देने वालों की संख्या 11% है। फिर इनमें एक सवाल ये था कि ऐसे कितने लोग हैं जो जन स्वराज या महागठबंधन को वोट देते, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया अकाउंट में डाल दिया तो अब हम उनको वोट देंगे। ये संख्या है 5.8%, ऑलमोस्ट 6%। 6% लोग, अगर 6% लोगों का वोट बदल रहा है इस योजना की वजह से, तो इसी को गेम चेंजर कहते हैं। और किसको कहते हैं? सर एक और जोड़िए ना, वो 15% वाला कह नहीं सकते, 8% शायद। हाँ, कह नहीं सकते वाले, कह नहीं सकते वाले हैं 13.4%, तो वो भी खतरनाक लोग, वो भी डिलेमा वाले हैं। ये कह क्या नहीं सकते, ये बोल नहीं रहे हैं, मतलब कह नहीं सकते, हम कहेंगे नहीं, अंदर से वो तैयार है, अंदर से उनको पता है कि वोट कहां देना है। 10,000 रुपए
आज तक के इतिहास में चुनाव से पहले किसी ने मतदाता की जेब में नहीं डाले। अब विजय जी जो कह रहे हैं कि इसको चुनाव आयोग कैसे देखेगा, लेकिन चुनाव आयोग बेचारा देख भी क्या पाएगा। बेचारा कह रहे हैं आप चुनाव आयोग। और क्या इस मामले में बेचारा है? अरे अच्छा, बेचारा नहीं होता तो कर्नाटक में 5 गारंटी थी, रोक पाया। महाराष्ट्र में लाडकी भाई बहन रोक पाया, या तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कहा रोक पाया। क्यों रोके? उसका काम बिना नहीं रोकना। भेदभाव, उसका काम नहीं, उसके एम्बिट में नहीं आता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उससे आगे जब जाएंगे तो कभी होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी बड़ी अच्छी बात राहुल जी ने याद दिलाई, तो मुझे तो जेटली जी का वो भाषण याद आ गया। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद यह हुआ कि जो कर्ज माफी है वो थोड़ा सा मदद हो जाए। जेटली जी ने कहा ये उत्तर प्रदेश को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, उनको तय करना पड़ेगा कहां से वो कर्ज माफी करें। और आज देखिए बढ़िया धनाधन पैसे बरस रहे हैं। लेकिन सब के बावजूद ये वाला पैसा थोड़ा अलग तो है, मतलब प्योर फ्रीबीज आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसको राइडर लगा के दिया गया है। तो पीएम का जो रेहड़ी पटरी टाइप का था वो उसी योजना जैसा दिखता है। और 10,000 रुपए खाते में खट्ट से गिरे तो कुछ दिन तक तो गरू रहता है, उसका वजन जो है ना भारी रहता है, तो गरुआया रहेगा। नहीं, इसके बाद जो संभावना है या लोगों के मन में जो आस होगी, है। वो 2 लाख रुपए की है भाई। बहुत बड़ी बात नहीं, है। अगर 10% भी कर गए और 2 लाख ले गए तो ये बिहार के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन हर जिसके भी खाते में 10,000 गए उसको ये मालूम है कि मैं एलिजिबल हो सकता हूं 2 लाख के लिए। बल्कि मैं उल्टा मैं कह आपको रहा एक हूं, आप चीज इसको बताता बात कह रहे हैं, मैं हूं। उल्टा कह रहा हूं इस बात को कि अगर मैं आ गया, आप कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं कि अगर 2 लाख रुपए लेने वाले लोग होंगे ज्यादा, तो वो मैं इसको ज्यादा फायदेमंद ज्यादा योजना वही मैं मानूंगा कह रहा हूं कि वो रोजगार फायदा उठाया योजना मतलब इस योजना का फायदा उठाया। ये बिहार के लिए अच्छा बिहार होगा। के लिए अच्छा होगा, उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा योजना के हिसाब से भी। अगर वो लोग कम होंगे तो वो उसको मैं फ्री आप बीज के तौर मानते पर हैं 5-6-7% लोगों का वोट बदल जाएगा इससे, जैसा सर्वे मेरे दिखा? को तो लगता है, मैं पहले उस दिन भी बोला था, मुझे लगता है कि गेम चेंजर हो सकता है ये। तब भी आप क्लोज कॉन्टेस्ट कह रहे हैं? अब क्लोज कॉन्टेस्ट तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, लेकिन ये गेम चेंजर होगा। और मैंने कहा कि जीतेगी गठबंधन, तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये 10,000 रुपये होंगे। आप बोले सर। देखिए, मैं इसे प्योर रिश्वत मानता हूं। बिहार के लोगों पर इस वक्त हर आदमी पर 24,000 रुपए का कर्ज है। बिहार पर 3.19 लाख करोड़ का कर्ज है। तो जब आप इस तरह की योजनाएं करते हैं तो आप दे तो देते हैं, बाद में इस तरह की योजनाएं जो है काम नहीं करती, क्योंकि आप चुनाव जीत चुके होते हैं, बाद में कोई ध्यान नहीं देता इस पर। तो ऐसे में ये बात पहले भी बात होती रही है और इसमें बीजेपी भी बड़ी मुखर रही है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन करते हैं क्योंकि चुनाव जीतना है। तो ऐसे में इस देश में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि क्या इस तरह की अनाउंसमेंट्स जो हैं चुनावों के आसपास की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। क्या ऐसे पैसा लोगों की जेब में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जिसमें सीधा सीधा आप चुनाव के वोट लेने के लिए वोट जो है पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये तो अब एक टेम्पलेट बन गया चुनाव में जाते हुए। मैं कोई एक बीजेपी की या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। साउथ में भी ये बहुत सारा था, साउथ के शहरों में। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी को राह दिखा दी इस चुनाव के बाद कि बंगाल में वो भी घोषणा कर दे और 10,000 11,000 महिलाओं के खाते में डाल दे चुनाव। उन्होंने अपना इंतजाम कर रखा होगा, मुझे क्या क्या घोषणाएं करनी है।